हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे करेला की उन्नत खेती विटर गोर्ड फार्मिंग। करेला की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे कि करेले की खेती जब आप करते हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कैसी जलवायु होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना है, कौन सी बीमारी और आती हैं, खासकर दोस्तों कुकड़ा रोग। तो जो कुकड़ा रोग आता है, जो बीमारी आती हैं, इनका इलाज, उपाय और साथ ही लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे कि बुआई के समय कौन सी खाद का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो करेला की खेती है, यह एक कड़वे करेले की खेती करके हमारे किसान भाई कम लागत पर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और हमेशा 12 महीने करेले के जो रेट हैं वो हमेशा अच्छे बने रहते हैं। तो करेले की खेती करें आप और काफ़ी अच्छी कमाई करें। कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। भूमि, जलवायु और समय के ऊपर बात करते हैं। तो करेले की खेती दोमट भूमि पर बहुत अच्छी होती है और खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 तक चल जाती, खासकर 7.2 तक बेहतर मानी जाती है। करेला के लिए आर्द्र नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए जो टाइमिंग है, बरसात के लिए मई से जून, गर्मियों के लिए जनवरी से फरवरी और सर्दियों के लिए सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। इन समय पर यदि आप खेती करते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। उन्नतशील किस्में करेले की अलग अलग किस्में हैं, वैरायटी हैं। भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन देने वाली, कम रोग बीमारियों वाली जो किस्में हैं, जिनका एक उत्पादन बढ़िया देखने के लिए मिलता है, तो जो हाइब्रिड किस्में हैं, ईस्ट वेस्ट की प्रगति के नाम से आती है, सकाटा की मोनिका F1 के नाम से आती है, VNR की आकाश है, US एग्री सीड्स की SW 810 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा US नॉनहेम्स की 13 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं और साथ ही सिजेंटा कंपनी की वैरायटी आती है अस्मिता F1 को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं, जो वैरायटी हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। इनमें से कोई भी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। बेहतर आपको लाभ मिलेगा, बेहतर आपको उत्पादन मिलेगा और लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है। और इन वैरायटी के जो फल हैं काफ़ी आकर्षित होते हैं। सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। बाकी मार्केट पर और भी वैरायटी है। अमन श्री को आप लगा सकते हैं। VNR की अलग अलग वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की भी अलग अलग वैरायटी आती हैं, क्लाउस की आती हैं। तो यह है, उनमें से यह जो वैरायटी हैं बेस्ट वैरायटी हैं। एक एकड़ पर आपको 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दोस्तों, आप जो वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार कैसे मंडप तैयार किया जाता है करेला से, कैसे आप ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको साझा करने वाले हैं। बस वीडियो पर आप बने रहिए। नर्सरी तैयार, तो देखिए फील्ड पर आप डायरेक्ट बीजों की नहीं बल्कि पौधों की पौधरोपण करें। यदि आप प्लांटेशन करते हैं और प्लांट आप तैयार करें प्लास्टिक प्रोट्रे में, प्लास्टिक प्रोट्रे में यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 26 से 27 दिनों में एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने का जो सीक्रेट है, उसके लिए आपको कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और जड़ों में फंगस लगने की समस्या आती है तो CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फंगिसाइड आती है, जैसे UPL की साफ है या फिर बाबास्टिन थायरम, किसी को भी आप ले सकते हैं। 250 ग्राम इनको ठीक तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। यानी आपको कोकोपीट खाद 15 किलोग्राम और वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम और UPL की साफ, इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। प्लास्टिक प्रोट्रे मार्केट से ख़रीद के लाइए। जो खाद बीज की दुकानें होती हैं वहाँ पर दोस्तों आपको प्लास्टिक प्रोट्रे आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद आपको एक एक बीजों की बुआई करनी है। एक एक बीजों को ठीक तरीके से कुछ इस प्रकार आपको बुआई कर देनी है। उसके बाद आपको मल्चिंग पेपर में कुछ इस प्रकार 4-5 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके आपको प्रोट्रे को रखना है। इससे अंकुरण
जल्दी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। फिर आप ग्रीन नेट, शेड नेट खींच लीजिए, कुछ इस प्रकार झोपड़ी तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। वहाँ पर प्लास्टिक ट्रे को निकाल के रख दीजिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है। जब नर्सरी लगभग 12-13 दिन के आसपास की हो जाए तो इमिडाक्लोप्रिड, थार्मोथोक्सोम या फिर स्पाइनोटोरम किसी एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर दीजिए। इससे कीट मुक्त आपकी नर्सरी रहने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी नर्सरी एकदम तैयार हो गई, हरी भरी नर्सरी तैयार करने के लिए देखिए ह्यूमिक एसिड को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं। NPK यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक काम करिए, जब लगभग 20 दिन के आसपास की 18-20 दिन के आसपास की फसल होती है तो 15 लीटर पानी लेना है। सागरिका लिक्विड आपको लेना है 30 ml। ह्यूमिक एसिड दोस्तों आपको लेना है लगभग 20 ग्राम। और इसके साथ आपको NPK 19-19-19 आपको लेना है 50 ग्राम। और इसके साथ एक कीटनाशक है बायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 10 ml। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए नर्सरी पर, कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब भी आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं फील्ड पर, तो इसके लिए 1-2 दिन हल्की सी धूप लगाइए, पहली बात है नर्सरी पर, जिसमें पत्ते थोड़ा सा ठीक तरीके से मैच्योर हो जाएं। एकदम धूप में निकालेंगे, पौधरोपण करेंगे तो समस्या आ सकती है, इसलिए 1-2 दिन की तेज़ धूप लगा दीजिए। जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं नर्सरी पर एक स्प्रे ले लीजिए स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से। जैसे डेलीगेट आती है, लार्गो आती, कोई एक कीटनाशक का स्प्रे ले लीजिए, क्योंकि 8-10 दिन तक आप रोपण करने के बाद कोई स्प्रे नहीं लेंगे तो कीट मुक्त आपकी फील्ड रहे, इसके लिए एक कीटनाशक का स्प्रे रोपण करने से पहले ज़रूर ले लीजिए। बेड तैयार किस प्रकार करें, देखिए बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी चाहिए। इस प्रकार आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड की तैयारी कराना चाहिए। इससे फसल का उत्पादन बढ़ता है और जड़ों का अच्छा विकास होता है। और जो बेसल डोज है वो आपको इसी बेड के ऊपर देना है। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा लीजिए। और ड्रिप एरीगेशन, टपक सिंचाई लगाने से खाद देने में आसानी होती है, सिंचाई करने में आसानी होती है। 16 mm इनलाइन बटन वाली ड्रिप को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में जो आपको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो 4000 से लेकर 6000 के बीच में आपको 1 एकड़ में पौधे लगने वाले हैं। अब जो पौधे हैं, सीड्स की मात्रा है, क्वांटिटी है, अब डिस्टेंस को कम और ज़्यादा करते हैं तो क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है, ध्यान रखिए। बेसल डोज, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हों, बुआई कर रहे हों, बेड तैयार कर रहे हों, तो उस समय यदि इन खादों का समावेश करते हैं बेसल डोज पर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी फसल हरी भरी रहेगी और शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद आती है 150 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम, सरसों खली 2 बैग, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 10 किलोग्राम, गोबर की खाद 5 ट्राली। आप जब बेड तैयार कर रहे हों तो प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। प्लांटेशन, जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं हल्की सी सिंचाई कर लीजिए। एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए हल्के हाथों से, कुछ इस प्रकार। उसके बाद आपको डिस्टेंस कितना रखना है, तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट। यह जो दोस्तों डिस्टेंस है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए करेले की आप खेती कर रहे हैं, मंडप विधि से खेती कर रहे हैं, तो जो बंधाई है, जो मंडप आप तैयार कर रहे हैं, तो मंडप कई प्रकार से तैयार किए जाते हैं दोस्तों। जैसे स्ट्रेट सीधे सीधे आप जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार करेले की खेती कर सकते हैं, स्ट्रेट मंडप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आयताकार 3 बांसों वाला मंडप भी आप तैयार कर सकते हैं। दोनों पर उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। यदि आप लंबे यानी स्ट्रेट मंडप तैयार कर रहे हैं तो मंडप की ऊंचाई तकरीबन 8 फीट होनी चाहिए, और आयताकार मंडप तैयार कर रहे हैं तो मंडप की ऊंचाई 6 से 6.5 फीट तक आप रख सकते हैं। तो यदि आप स्ट्रेट मंडप बना रहे हैं तो सेंटर से सेंटर की दूरी 5 फीट रखिए। लेकिन दोस्तों आप आयताकार मंडप बना रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 फीट रखनी चाहिए, यानी 6 से 7 फीट रखनी चाहिए। 6 फीट बहुत सही है।
मंडप तैयार करने के लिए, बंधाई करने के लिए करेले की फसल पर लगभग 1500 से 1700 बांस के मजबूत टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मजबूत होने चाहिए, 10 फीट ऊंचाई वाले होने चाहिए। इसके अलावा पैड वायर या फिर जो तार आता है टाटा का या फिर किसी भी कंपनी का तार आप खरीद सकते हैं, लेकिन पैड जो वायर है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता और काफ़ी तार से ज़्यादा ही चलने वाला है। इसके अलावा शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए, बुनाई के लिए धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सुतली का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार आपको शाखाओं को ऊपर चढ़ाना। स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आगे चल के हवा चलने पर, तूफान आने पर, आंधी आने पर मंडप झुके ना, गिरे ना, कमज़ोर ना हो, क्योंकि वजन आने पर हो सकता है बांस कमज़ोर लगाएंगे तो मंडप गिर भी सकता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर, बांस का जो स्ट्रक्चर है, मंडप है, वो बहुत अच्छे से आपको तैयार कराना चाहिए और करेले की खेती आपको मचान विधि से करनी चाहिए। लेकिन यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर, सर्दियों के दिनों पर करेले की खेती कर रहे हैं, तो मंडप बनाने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, ध्यान रखिए। बाकी आप बरसात के दिनों पर करेले की खेती कर रहे हैं तो मंडप विधि से खेती करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और काफ़ी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, बांस का मंडप तैयार करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आपने प्लांटेशन कर दी उसके 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप स्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। प्लांटेशन के बाद सबसे बड़ा जो काम आता है, सबसे ज़रूरी जो काम आता है दोस्तों, वो आता है ड्रेंचिंग शेड्यूल यानी घुट्टी। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग जरूर करिए। इससे डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आती, विल्ट की समस्या नहीं आती, सूखने की समस्या नहीं आती और काफ़ी अच्छा पौधा बढ़वा लेता है और इससे पौधा लंबे समय तक भी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है फंगस का। तो फर्स्ट जो ड्रेंचिंग है 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है ट्रांसप्लांट से, टीपी से। तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फंगिसाइड आती है 500 ग्राम, NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। जो पौधा की जड़ें हैं, जड़ों से 2 से 3 इंच दूर आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। पहले हल्की सिंचाई करें, फिर उसके बाद ड्रिंचिंग आपको करेले की फसल पर करना चाहिए। सेकेंड ड्रिंचिंग 5 से 6 दिन की फसल होती है और थर्ड ड्रिंचिंग 10 से 12 दिन के आसपास की फसल होती है। तो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलोग्राम, सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम और बेलिडामाइसिन 3% SL 1 लीटर, इन तीनों को मिक्स कर लीजिए 200 लीटर पानी में और प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। तो करेले की फसल पर यदि आप इन 3 ड्रिंचिंग को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट हैं प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंचाई करेले की फसल पर देखिए हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, हल्की हल्की आपको सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप से 2 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें 2 घंटे और फ्लड एरीगेशन से 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि बरसात हो रही हो खरीफ सीजन पर तो हल्की सिंचाई, कम ही सिंचाई आपको करना चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों पर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम करेले की फसल पर देखिए खरपतवार नाशक स्प्रे करने से ज़्यादा बेस्ट है कि निराई गुड़ाई करिए, खासकर गुड़ाई आप प्रॉपर करते रहिए। इससे क्या होता है कि फ़ायदा होता है, उत्पादन बढ़ता है, फसल एक अच्छी बढ़वार लेती है। तो निराई गुड़ाई करें, खरपतवार फसल एकदम मुक्त रखें। जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे वाइट फ्लाई का प्रकोप उतना ही कम होगा, फंगस का प्रकोप उतना ही कम होगा। तो प्रॉपर निराई गुड़ाई करें, साफ़ सफाई रखें दोस्तों। अब करेले की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए वायरस कोकड़ा रोग जो है बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यदि आप भी करेले की खेती करते हैं और वायरस से काफ़ी ज़्यादा परेशान है दोस्तों, तो इसको आप लो टनल को भी आप लगा सकते हैं। यानी जो आप देख रहे हैं दोस्तों कवर को, क्रॉप कवर को आप लगा सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। क्रॉप कवर कब तक लगा रहेगा? जब तक पौधे की जो हाइट है वो लगभग 3 फीट के आसपास की ना हो जाए, तब तक आप जो वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार कवर लगा कर रखिए। अब कैसे कवर को लगाया जाता है, कैसे क्रॉप कवर पर करेले की खेती की जाती है, यदि कमेंट्स आएंगे इस टॉपिक पर तो हम वीडियो बनाकर उपलब्ध करा देंगे, बहुत ही जल्द वीडियो आ जाएगी। बाकी कुछ इस प्रकार भी आप क्रॉप कवर को लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं,
तो वो किसान भाई कैसे खेती कर सकते हैं या फिर कैसे अपनी फसल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है जो वायरस है, यदि आपके एरिया पर ज़्यादा वायरस आता है, ज़्यादा कुकड़ा रोग आता है, तो रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाइए, मिट्टी को संशोधन करिए, बीजों को उपचार करिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप जहाँ से वैरायटी खरीद रहे हैं वो वायरस के प्रति सहनशील वैरायटी को, सहनशील किस्म को लगाना है और उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक काम करना है कि वायरस को फैलाने का काम करती हैं थ्रिप्स, माइट्स, एफिड एसिड और वाइट फ्लाई। इनके प्रॉपर आप स्प्रे लेंगे तो आपकी एरिया पर जो वायरस आता है उससे काफ़ी मिलने वाला है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्टार्टिंग पर नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, एसिटाइमप्रिड है और स्पाइनोटोरम है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। पोलो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। पायरिप्रॉक्सीफेन को भी आप चला सकते हैं। वायरस कंट्रोल करने का जो उपाय है दोस्तों कि सावधानी ही इलाज है। यदि आप प्रॉपर सावधानी रखेंगे, वाइट फ्लाई की स्प्रे लेंगे, तो जो भी बीमारी का प्रकोप हो सकता है, वायरस का प्रकोप हो सकता है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छा आपको न्यूट्रिशन अच्छे से चलाना पड़ेगा। करेले की फसल पर प्रॉपर स्प्रेइंग यदि आप करते हैं, न्यूट्रिशन चलाते हैं, तो वायरस वैसे ही कम आने वाला है। लेकिन हाँ, खासकर दोस्तों आपको प्रिवेंटिव में जो कीटनाशक है उनका स्प्रे वाइट फ्लाई के, थ्रिप्स के लेने पड़ेंगे। यदि आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि वायरस नहीं, थ्रिप्स माइट्स को यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो वायरस भी ईजिली कंट्रोल हो जाएगा। बाकी वायरस की ऐसी कोई खास दवाई नहीं है कि इस दवाई को स्प्रे कर दीजिए, उस दवाई को स्प्रे कर दीजिए, वायरस कंट्रोल होने वाला नहीं है। एक दो पौधे पर आया है तो उनको उखाड़िए, खेत से दूर ले जाइए, उसको कहीं मिट्टी पर गड़ा दीजिए। बाकी आप प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, उन्नतशील किस्मों का चुनाव करेंगे, ट्रैप लगाएंगे। स्टिकी जो ट्रैप आता है, पीला ट्रैप लगाइए, नीला ट्रैप लगाइए, लाइट ट्रैप लगाइए और फल मक्खी की जो ट्रैप आती हैं उनको आप लगाएंगे दोस्तों, तो आपको फ़ायदा अच्छा होने वाला है। कम स्प्रे पर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और नेमेटोड्स के लिए और जो भी जड़ संबंधित जो समस्याएं आती हैं, फंगस की समस्या आती है, कीट की समस्या आती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि गेंदे की 2-4 लाइन खेत की चारों साइड लगा दीजिए। बीच बीच में गेंदे को, मैरीगोल्ड के जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़रूर लगा दीजिए। इससे ना तो नेमेटोड्स की समस्या आएगी, ना तो कोई अन्य समस्या आएगी, ध्यान रखिए। बाकी कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं प्रमुख रूप से, सफ़ेद मक्खी है, फल मक्खी है, सुंडी, फल छेदक की समस्या आती है, फल सड़न की समस्या आती है, डाउनी मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, ब्लाइट और जो कोकड़ा रोग है, थ्रिप्स माइट्स। लेकिन खासकर डाउनी मिल्ड्यूड, वायरस, थ्रिप्स माइट्स यह ज़्यादा परेशान करते हैं और फल सड़न की समस्या करेले की फसल पर काफ़ी बड़ी समस्या है और फल फूल ड्रॉपनेस तो और भी बड़ी समस्या है। तो बीमारी तो कई है, इनका उपाय इलाज कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो पहला स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे, जो भी स्प्रे हम आपको बतलाएंगे वो टीपी से यानी ट्रांसप्लांट से ही बतलाने वाले हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है, जब हमारी करेले की फसल 15 से 20 दिन के आसपास की होती है तो मैंकोजेब 75% WP फंगीसाइड 40 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, SL 10 ml लेना है और इसके साथ सिलिकॉन वेस्ट चिपको आती 5 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो प्रोपिनेब 70% WP फंगीसाइड 40 ग्राम, थाइमोथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम और हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन अमीनो एसिड प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एक जो टॉनिक आती है आइसा एग्रो की रैपिड ग्रो 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन, फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन और साथ ही दोस्तों पांचवा जो स्प्रे है 80 से 90 दिन और छठवां स्प्रे 105 से 110 दिन की फसल होती है। सातवां स्प्रे 120 से 130 दिन और वहीं आठवां जो स्प्रे है 150 से 160 दिन के आसपास की फसल होती है। तो 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे, अंतर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जरूर नहीं कि इनको ही फॉलो करें, बल्कि हमने टेक्निकल बतलाए हैं। यदि आपको लगता है कि कीट का प्रकोप ज़्यादा है, कम है, तो अपने हिसाब से लॉजिक लगाकर यदि स्प्रेइंग करेंगे तो बेहतर से भी बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। खाद शेड्यूल, तो देखिए करेले की फसल पर एक न्यूट्रिशन
यदि आप अच्छे से रखेंगे, प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। यदि दोस्तों आप ऑर्गेनिक तरीके से भी इन खादों का, इन ऑर्गेनिक युक्त जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो फिर कम लागत पर एक अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। जैसे सरसों की खली है, गोबर की खाद प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, राइजोबियम है, गन्ने का गुड़ है, ह्यूमिक एसिड प्रयोग करें, नीम ऑयल प्रयोग करें, ट्रैप जरूर लगाएं। इसके अलावा सीवीड का प्रयोग करें, एनपीके का जो बैक्टीरिया था उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुर्गी खाद है, बेस्ट डिकम्पोज़र है, बीजामृत है, जीवामृत है, पंचगव्य है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इनको आपको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। बहुत जल्द दोस्तों हमारी ऑर्गेनिक सीरीज चालू होने वाली है, ताकि हमारे किसान भाई समझ सकेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से भी कैसे आप खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जीवामृत कैसे बनाया जाता है, नीमास्त्र कैसे बनाया जाता है, पंचगव्य कैसे तैयार किया जाता है, और रासायनिक खादों को कम करके ऑर्गेनिक खादों को भी आप समावेश करेंगे तो लागत कम होगी और उत्पादन में आप एक अच्छा उत्पादन निकाल कर एक लागत को घटाकर मुनाफा को आप बढ़ा सकेंगे। तो वीडियो पर दोस्तों बने रहिए, वीडियो को ज़रूर, यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पहली खाद जड़ के पास देकर सिंचाई करें। 25-30 दिन की फसल होती है प्रथम खाद। सेकंड जो खाद है 50 से 55 दिन, थर्ड खाद 70 से 80 दिन, फोर्थ खाद 100 से 120 दिन, और जो पाँचवीं खाद 140 से 150 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इन खादों को आवश्यकता अनुसार, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन भी 20% 2 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो खादें आपको चलाना है वो पानी पर 100% घुलनशील खाद होती हैं, और जो भी आप खाद चलाएंगे वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को चला सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं इन खादों को जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, ध्यान रखिए प्रति एकड़ की दर से चलाना है, और अंतर को भी आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको जो खाद शेड्यूल आप देख रहे हैं, इस प्रकार आपको 15-16 खादों को आवश्यकता अनुसार चलाना पड़ेगा। जो भी खादें हैं, उर्वरक खादें हैं, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, सल्फेट खादें, इनको आवश्यकता अनुसार आपको चलाना चाहिए। ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा इंटरनोड्स की संख्या बढ़े तो इसके लिए फास्फोरस का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको कम देना चाहिए करेले की फसल पर। ज़्यादा करेले की फसल पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने से वायरस में वृद्धि होती है और बहुत सारी समस्या आती हैं। इंटरनोड्स की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिए आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। लाइफ साइकिल, करेले की खेती की जो लाइफ साइकिल है वो हमारे हाथों पर है। हम कैसी केयर कर रहे हैं, कैसी देखभाल कर रहे हैं। यदि प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे तो 4 से 5 महीने बड़े आराम से यह फसल चल जाती है। लागत, तो जो लागत है 1 एकड़ में 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक आपको लागत लगने वाली है। उत्पादन 1 एकड़ में यदि आप हाइब्रिड करेले की खेती कर रहे हैं तो 120 से लेकर 140 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। प्रथम तोड़ाई 50 से 60 दिन की फसल होती है दोस्तों, तो हमारी करेले की फसल में तोड़ाई चालू हो जाती है, हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। पैकिंग करके मार्केटिंग आप नज़दीकी मंडियों पर बेच सकते हैं। मार्केटिंग करने में कोई बड़ी समस्या नहीं आती, लोकल मंडियों पर भी इजीली करेले की बिक्री हो जाती है। लाभ के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 30 रुपये केजी का रेट आराम से मिल जाता है, 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये तक का रेट मिल जाता है। 30 रुपये ही मान लेते हैं तो 3,000 रुपये क्विंटल, और 120 में 3,000 का इंटू कर देंगे तो 3,60,000, और यदि हम लागत घटा देंगे दोस्तों इसमें 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, तो 2,80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक आप करेले की 1 एकड़ की फसल से कमाई कर सकते हैं। अब करेले की फसल पर जो कमाई है, यदि उत्पादन अच्छा रहता है, यदि बाज़ार भाव, देखिए वैसे तो हमेशा अच्छे रहते हैं, यदि और भी ऊंचे बाज़ार भाव आपको मिलते हैं, मार्केटिंग रेट ऊंचे रहते हैं, तो फिर आपको और भी अच्छी आमदनी 1 एकड़ से 4 लाख रुपये तक आप कमाई कर सकते हैं। वीडियो पर दोस्तों जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बांस का मंडप, इस प्रकार भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। 1800 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रकार भी हमारे किसान भाई स्टे लगाकर बांस का मंडप बनाकर करेले की खेती कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती है, इजीली हमारे किसान भाई करेले की खेती कर सकते हैं, और काफ़ी ऊंचे दामों पर करेले को बिक्री करके ऊंची कमाई हमारे किसान भाई करेले से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया करेले की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी वो भी डिटेल में साझा की।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।